वीजा ऑफिसर की इंटेंशन क्या है, कौन से पैरामीटर्स पे वीजा ऑफिसर देखता है कि इज दिस जेन्युइन और नॉट? तो आपके पास 100 तोले छोड़ना है लेकिन आपने बर्गर खाना है, तो अगर पैसे जेब में नहीं है तो आप बर्गर नहीं खा पाओगे, है ना। या जमीन है आपके पास 100 किल्ले और आपने 1 किल्ला तो लिख के टिकट, देने हाँ, से रहे। टिकट लेनी है आपने, ट्रेन की टिकट लेके कहीं ट्रैवल करना है, होटल बुक करना है, तो आप जमीन इंडिया में आके बेच के फिर वहां पे नहीं लोगे। स्पेंड करने के लिए कितना पैसा है आज खड़े पैर आपके पास। अब रिश्तेदारों के क्या प्रूफ देने पड़ेंगे, उसमें वो रिलेशनशिप प्रूफ कैसे होएगा? नहीं मैम, आप जनरली देखो कि कोई आपको बोले कि मेरा वो फलाना फलाना दोस्त है, तो आप क्या आप मान लो, आप कैसे बोलोगे भाई मैं तो नहीं मानती, दिखा, मैं कैसे मानूं तेरा दोस्त। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਵਿਦ ਮਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਪੇਅਰ ਹੈਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ MD ਮਿਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਕਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਟੂ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਟਿਪੀਕਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਨ ਹੈ, ਜਾਂ डिफरेंशिएट ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹूंगी। बहुत अच्छा आपका सवाल है, बिकॉज ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि टूरिस्ट वीजा एंड विजिटर वीजा दो अलग अलग चीजें हैं। वो एक ही जबान में एक ही तरीके से उन लोगों को ले लेते हैं कि टूरिस्ट बोल रहे हैं, लोग सोचते हैं विजिटर है, विजिटर बोल रहे हो तो टूरिस्ट है, तो डिफरेंस ही नहीं पता होता, बल्कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आप टूरिस्ट वीजा कोई अप्लाई कर रहे हो या फिर आप विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हो, टूरिस्ट वीजा वो होता है जिसके अंदर आपका टूर, आपका मेन जॉब होता है, उस जगह को देखना, एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना, वो आपका मेन पर्पस होता है। एंड विजिटर वीजा के अंदर आपका घूमना फिरना पर्पस नहीं होता, कोई पर्पस है आपकी विजिट के पीछे, जैसे कि किसी से मिलना है, आप माँ को बच्चे से मिलना है, बहन को भाई से मिलना है, किसी दोस्त को दोस्त से मिलना है, तो आपके पीछे एक विजिट के पीछे एक रीजन है कि इसे मिलने का। वो एक इमोशनल रीजन भी हो सकता है या कोई काम भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो वो अगर हो तो आपका विजिटर वीजा कहलाया जाता है। ठीक है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। घूमने फिरने जाना है तो टूरिस्ट है। हाँ जी। अगर कोई हमारे पास पर्टिकुलर कोई रिलेशन है, हाँ, इन्विटेशन आ गया या कुछ रीजन, जिसको कहते हैं स्पॉन्सर हो आपके पास सॉलिड, तो वो विजिटर वीजा उसको बोलते हैं। अच्छा, कितना सक्सेस रेट होता है विजिटर वीजा का? देखो, टूरिस्ट वीजा का काफी कम होता है एज कम्पेयर टू विजिटर वीजा। ओके। कम के पीछे कारण ये है कि टूरिस्ट वीजा के अंदर आपको घूमना अपना दिखाना है। ज्यादातर लोगों की टूरिस्ट वीजा हिस्ट्री नहीं होती, ज्यादातर लोगों के पास बहुत ज्यादा इनकम भी नहीं होती, इनकम नहीं होती लेकिन फंड नहीं होते, किसी के पास, किसी के फंड होती है, इनकम होते, प्रॉपर्टी नहीं होती, टाइज की प्रॉब्लम होती है। तो टूरिस्ट वीजा के अंदर जो एड आप देखते हो, ज्यादातर टूरिस्ट वीजा की ही एड होती है कि विदाउट आइल्स आ जाओ और कोई भी पैकेज में आ जाओ। तो बहुत सारे कंसल्टेंट बहुत सारे लोगों का अप्लाई करते हैं, इसके अंदर सक्सेस रेट कम है। लेकिन अगर आपको कोई वहां से बुला रहा है, आपके पास स्पॉन्सर है, तो ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, ज्यादा इनकम प्रूफ भी नहीं चाहिए होते। ठीक है। और उसके अंदर सक्सेस रेट काफी ज्यादा हाई है। ठीक है। ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰੀਫਲੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਏਜ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ +2 ਵਾਲਾ ਸਟੂडेंट भी टूरिस्ट वीजा पे जा सकता है? मैम, एज पे बहुत ज्यादा डिपेंड होता है, बिकॉज आज तो कोई पहली बार टूरिस्ट वीजा अप्लाई नहीं कर रहा है या 6 महीने बाद कोई पहली बार नहीं करेगा, तो कनाडा के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, USA के पास या कोई भी कंट्री आप अप्लाई कर रहे हो, इवन यूरोपियन कोई कंट्री, उनके पास डाटा होता है पिछले 10 साल का, 15 साल का। वो लोग एनालाइज करते हैं कि अगर हमने सिंगल आदमी को वीजा दिया तो कितने लोगों ने उसका मिस यूज किया एंड कितने लोग वापस गए। कोई सैलरीड था, उसका अगर वीजा दिया कितने लोग गए। मैरिड थे, कपल था, इस एज में थे,
इस एज ब्रैकेट में थे। इवन उनको एरिया का भी होता है, किस एरिया से थे, पंजाब से थे, हिमाचल से थे, हैदराबाद से थे, कंट्रीज का भी होता है। जैसे ताइवान के लोग सबसे कम अब्यूज करते हैं, चाइना के भी कम अब्यूज करते हैं टूरिस्ट वीजा को। अच्छा। अगर वो बोल रहे हैं कि हम जाके आएंगे तो 90% 99% वही हो रहा होता है। अच्छा। हाँ, तो बट इंडिया के कुछ एरियाज के, वर्ल्ड कुछ एरियाज के ज्यादा अब्यूज होता है। उनके पास डाटा होता है कि 12th के बाद अगर बच्चा 1-2 साल जिसने पढ़ाई की है वो अगर लगा रहा है तो कितने ही लोग उसको जेन्युइनली घूमने जा रहे हैं और जेन्युइनली उसका मिसयूज करने जा रहे हैं। क्योंकि उनके पास में तो एक-एक चीज के वो आंकड़े हैं ना, तो उनसे तो अगर कोई वीजा ऑफिसर को बेवकूफ बनाने की या उसको मिसयूज, अपनी इन्फॉर्मेशन गलत बताने की कोशिश करता है तो रिजेक्शन ही आता है मैम, और उसका बड़ा नुकसान होता है। अच्छा, वीजा ऑफिसर की इंटेंशन क्या है? कौन से पैरामीटर्स पे वीजा ऑफिसर देखता है कि इज दिस जेन्युइन और नॉट? वीजा ऑफिसर मोटे-मोटे 5 to 6 चीजें देखता है। पहली चीज वो देखेगा कि आप जो अप्लाई कर रहे हो आपका रीजन क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है रीजन, क्या आपका जाना एसेंशियल है या नहीं है। कोविड के बाद ये एसेंशियल ट्रैवल पे बड़ा जोर हुआ है। अच्छा। ये ऑफिशियली वो यूज करते हैं, केप्स नोट जैसे बच्चे अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर रिजेक्शन होता है तो लिखा होता है कि आपका ट्रैवल एसेंशियल नहीं था इसलिए हम आपका रिजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो पहले चीज वो ये देखता है कि क्या जाना एसेंशियल है। अगर वाइफ है, डिलीवरी हो रही है, हस्बैंड अप्लाई कर रहा है तो एसेंशियल में आ जाता है। okay. अगर ब्रदर को बहन से मिलने जाना है, कोई प्रॉब्लम होगी तो एसेंशियल आ जाता है। मम्मी को कॉन्वोकेशन पे जाना है, बच्चे का मन नहीं लग रहा तो एसेंशियल हो जाता है। तो आपको एसेंशियल उसको प्रूव करना होता है। किसी कजन से ही मिलने जाना है, क्यों आपने जाना है। हस्बैंड वाइफ का भी एसेंशियल हो सकता है। हाँ मैम, डेफिनेटली सबसे बड़ा रीजन है हस्बैंड वाइफ का, सबसे क्लोज कॉन्टेक्ट माना जाता है हस्बैंड वाइफ का, तो एसेंशियल हो जाता है। okay. आपकी बेटी और डिलीवरी हो रही है उसकी, वो एसेंशियल है। बीमार होगी वो एसेंशियल है। या उनका मन नहीं लग रहा, वो आ नहीं पा रहे इंडिया तो भी एसेंशियल हो जाता है। okay. तो पहला चीज मैं दोबारा बताता हूँ, आपका ट्रैवल एसेंशियल है नहीं है वो देखते हैं। सेकेंडली वो देखते हैं कि आपका क्या वापिस आना भी एसेंशियल है। वापिस आप क्यों आओगे, ठीक है, पीछे क्या छोड़ के जा रहे हो। कोई माँ एक बच्चे पे जा रही है, दूसरा बच्चा इंडिया में, तो उसका एसेंशियल हो जाएगा वापस आना भी। ठीक है। हस्बैंड वाइफ का, अगर हस्बैंड का अच्छा कारोबार है इंडिया के अंदर या अच्छी जॉब है तो अच्छी प्रॉपर्टी है तो उसका एसेंशियल हो जाएगा। माँ बाप है पीछे, वो एसेंशियल हो जाएगा। तो देखा जाता है कि जाओगे क्यों, सेकंड वापस क्यों आओगे, क्यों आना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई बेरोजगार है और वो टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहा है, हो सकता है वो वाइफ से ही मिलने जा रहा हो, बट अगर वो बेरोजगार है तो वापस आने का स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, उसके भी चांसेस बहुत कम है। ओके। तो थर्ड इसी चीज पे आ जाता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है या आप इनकम आपकी कितनी है। वो थर्ड चीज वो चेक करते हैं। जाओगे क्यों, आओगे क्यों, कमा कितने रहे हो। ठीक है। तो कमाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत लोग आते हैं कि जी कमाई तो है या डॉक्यूमेंट नहीं है, बट साढ़े आप हम फंड दिखा देंगे 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, कोई बेनिफिट नहीं होता। अच्छा। कमाई अपनी जगह है, आप उसको फंड से या प्रॉपर्टी से कंपेयर नहीं कर सकते कि जी 100 किले जमीन है, 12वीं कर रखी है, 100 किले जमीन है, अक्वायर भी होगी, ये भी हो गया, मेन रोड पे जमीन है। मैं कहा आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो थर्ड वो देखते हैं कागज आपकी इनकम की, 1 या 2 साल के एटलीस्ट आपके पास कागज हो। ठीक है। फोर्थ वो चेक करते हैं कि फंड्स कितने हैं जो आप स्पेंड कर सकते हो। कोई कहता है जी इतना गोल्ड है, इतनी जमीन है, अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आपको वो फंड 100 तोले सोना भी है तो भी कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा अलग तरीके से है। अच्छा। बट वो फंड की जगह नहीं ले सकता। ठीक है। आप सोचो कि फंड की जगह लिक्विड फंड होने जरूरी है हमारे पास। लिक्विड फंड हो जो आप स्पेंड कर सको। कल को आपके पास 100 तोले सोना है लेकिन आपने बर्गर खाना है, तो अगर पैसे जेब में नहीं है तो आप बर्गर नहीं खा पाओगे, है ना। या जमीन है आपके पास 100 किले और आपने 1 किला तो लिख के देने से रहे। टिकट लेनी है, आपने ट्रेन की टिकट लेके कहीं ट्रैवल करना है, होटल बुक करना है, तो आप जमीन इंडिया में आके बेच के फिर वहां पे नहीं लोगे। स्पेंड करने के लिए कितना पैसा है आज खड़े पैर आपके पास। एंड फोर्थ आपके पास एसेट्स कितने हैं, इंडिया में क्या क्या आपने जोड़ रखा है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना गोल्ड है जो आप बात कर रहे थे, कितने शेयर्स हैं, क्या आपने खरीद रखा है, कितनी कार है, वो आपकी चीज आ जाती है। ओके। तो 5 चीजें मोटी मोटी जो अप्लाई कर रहा है उसकी जरूरत है। एंड फिर अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वहां पे उसकी क्या जॉब है, कितने उसके पास फंड है, उसके पास भी थोड़े बहुत फंड होने चाहिए। अच्छा। अगर आप या कोई बोलते हैं कि सिर्फ यहाँ के एप्लीकेंट का नहीं देखा जाएगा, स्पॉन्सर का भी दोनों का चाहिए। अगर स्पॉन्सर पे है बहुत सारे फंड, एप्लीकेंट पे नहीं है तब भी बात नहीं बनती। अच्छा। एंड जो बुला रहा है उस पे नहीं है और स्पॉन्सर जो जा रहा है उस पे है तब भी नहीं बनती। दोनों के पास फंड होने चाहिए थोड़े थोड़े। चाहे हस्बैंड ही वाइफ से मिलने जा रहा है, अगर वाइफ के पास फंड नहीं है तो उनको लगता है कि जोर पड़ेगा वाइफ पे, तो वो जरूरी होती है देखने। या बच्चे के पास भी आप जा रहे हो उसको थोड़े बहुत फंड हो। ओके। कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है? मैम स्पॉन्सर तो कोई भी कर सकता है जिसको आप जानते हो, बट जितने ही क्लोज रिलेशनशिप है, जितने आप डॉक्यूमेंट्स के साथ, फोटोज के साथ प्रूफ कर पाओगे उतने ही वो स्ट्रॉन्ग टाइम माना जाएगा। बहुत बार आप ये बात बोलते हो, मैंने आपकी क्लिप्स भी कई बार देखी है सोशल मीडिया पे भी। प्रूफ चाहिए रिलेशनशिप के। रिलेशनशिप अब शादी हुई है किसी की वो तो हम प्रूफ मान लेते हैं कि हाँ ठीक है
अब रिश्तेदारों के क्या प्रूफ देने पड़ेंगे, उसमें वो रिलेशनशिप प्रूफ कैसे होएगा? नहीं मैम, आप जनरली देखो कि कोई आपको बोले कि मेरा वो फलाना फलाना दोस्त है, तो आप क्या आप मान लो, आप कैसे बोलोगे भाई मैं तो नहीं मानती, दिखा, मैं कैसे मानूं तेरा दोस्त है? ठीक है, वो कहेगा मैं हम साथ क्रिकेट खेला करते थे, हमारा वो पड़ोसी था। या आप क्या बोलोगे कि हम इस पार्टी में साथ गए थे, तो आप कहोगे मैं कैसे मानूं कि वो गए थे? क्योंकि लोग ये झूठे बोलते हैं। तो आपको फिर फोटोग्राफ्स यूज दिखानी पड़ती है कि देखो जी, कोई भी आपका दोस्त है, अगर अच्छा दोस्त है, अगर इतना अच्छा दोस्त है कि वो बुला रहा है आपको अपने पास, तो कभी कभी तो किसी शादी में, दोस्त की थर्ड पर्सन शादी में आप साथ होगे, आशीर्वाद देते हुए, पैसे देते हुए, डांस करते हुए, कोई फोटो वीडियोस कुछ ना कुछ पुरानी होगी, हो सकता है 10 साल से ना मिले हो, 10 साल से ना मिले हो, बट कोई ना कोई आप लोगों की फोटो साथ होएगी, किसी शादी के अंदर, किसी त्योहार के अंदर, होली खेलते हुए, कि दिवाली मनाते हुएगी, कहीं ट्रैवल करते हुए, कि टूर पे जाते हुए, कि कहीं ना कहीं आपकी फोटो जरूर होगी। अगर आपको कोई कह रहा है, एम्बेसी की नजर में अगर आपको कोई कह रहा है मेरा दोस्त, और फोटो एक भी साथ नहीं है, इनफैक्ट फेसबुक पे भी कनेक्टेड नहीं हो, तो फिर वो शक हो जाता है एम्बेसी को, और फिर जहाँ पे शक हुआ वहाँ पे रिजेक्शन आने के घेरे में आ गए तो आप एक बार तो रगड़ेंगे। अच्छा, जिनकी रिजेक्शन आ गई हम उस पे भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो एप्लीकेंट यहाँ से अप्लाई करना चाहता है, मोस्टली हम लोग जो चीज देते हैं कि आप ना सैलरी डलवानी शुरू कर दो, पर्टिकुलर आपकी 20-22 हजार रुपए इतनी सैलरी होनी चाहिए। अगर आप फार्मर हो तो कोई फार्मर्स किसान मेले के लिए जा सकते हैं, वैसाखी मेले के लिए जा सकते हैं, तो ऐसी चीजों के आधार पर भी वीजा लगता है। बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। अभी वर्ल्ड कप के नाम पे इतने लोगों ने वीजा एड चलाई, इतने लोगों ने किया, इतने लोग उनसे पूछना कि कितने लोग अप्लाई किया था आपसे, इतनी आपने ऐड चलाई, आपने 30-40 लाख की ऐड चलाई, कंसल्टेंट ने 1 करोड़ की ऐड चलाई, हर चैनल पे हर टाइम वो ऐड आ रही है, कितने लोगों ने अप्लाई किया एंड कितने एक्चुअली गए एंड उनकी क्या प्रोफाइल थी, तो वो बड़ा एक डिफरेंस होता है। अगर आप बोल रहे हो मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ जी, वर्ल्ड कप देखने जाना है, एटलीस्ट दिखाना पड़ेगा, नहीं पहले कहाँ कहाँ देखा, दिल्ली के हो, दिल्ली में ही हर साल 2 मैच होते हैं, कभी देख के नहीं आए, आज मेलबर्न में आपका जी कर रहा है मैच देखने का, वर्ल्ड कप है जी, इनकम वही 30-40 हजार रुपए, तो फिर वो क्वेश्चन मार्क है कि कैसे है। यहाँ तो 2000 टिकट लगा के गए नहीं। हाँ, कभी मोहाली मैच है, मोहाली आप देखने नहीं आए, या कोई भी देखा है, एक मुश्किल से देखा है, उसकी भी फोटो नहीं है आपके पास कि कब देखा, क्या देखा, कहाँ देखा, एंड फिर आप बोल रहे हो जी मैंने सिडनी में मैच है, मेरे को एकदम से कीड़ा उठ गया, मेरे को जाना है, तो वो, और इनकम 3 किल्ले जमीन है जी, ठीक है, जे फॉर्म है साढ़े को, ये है वो है, तो फिर ऑब्वियसली हाँ, तो ऐसे ही फिर किसान मेला हो जाता है, ऐसे ही फिर बाकी चीजें हो जाती है, जिसमें आप एक तरह से बेवकूफ समझ रहे हो वीजा ऑफिसर को कि हाँ हमने ये बोल दिया और वो लगा देगा। वीजा ऑफिसर बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है, वो आपकी मेरी तरह ही है, यहीं से निकले हुए लोग गए हैं, उनको समझदार है, वो रोज देखते हैं हमारे जैसी फाइलें, और वो अगर ऐसे लगने लग गया तो हम सारा देश उठ के किसान मेला में चला जाएगा, 70% किसान है। हाँ जी। तो अच्छा, जिनके पास तो कोई रिश्तेदार है, उन्होंने तो डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए, लगा लिया, जिनके पास रिश्तेदार नहीं है, स्टडी वीजा बन नहीं रहा, पीआर के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे, कंसल्टेंट कहते हैं कि आप टूरिस्ट या विजिटर पे अप्लाई कर दो, वो कर सकते हैं अप्लाई ऐसे किसी की स्पॉन्सरशिप? मैम देखो, जहाँ पे सवाल आता है कर सकते हैं, डेफिनेटली कर तो सकते ही है, बट करने के बाद क्या होगा, अगर आप ये मेरे से पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगा कि सक्सेस रेट नहीं है, रिजेक्शन आ जाएगा। अगर आपका कोई भी कनाडा में नहीं है, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, ठीक है, कोई पड़ोसी नहीं, दूर का रिश्तेदार है, हाँ आप दूर का रिश्तेदार है, आप प्रूव कर पाओ रिलेशनशिप। जैसे अगर आपने मौसी है मेरी, आपने प्रूव करना है, तो बोलना नहीं कि मेरी मौसी है या मेरी बुआ है, आपने प्रूफ करना है कि देखो ये मेरी मम्मी है, मेरे कागज के अंदर मम्मी का नाम है, मम्मी के कागज लगा के देखना पड़ा है कि ये देखो नानी का नाम है, और फिर वैसे मौसी के कागज लगाने कि देखो मौसी का ये नाम है, इनके कागज के अंदर मम्मी पापा का ये नाम है, ये हमारी कॉमन फोटोज है, ये आप प्रूफ करते हो इस टाइप से, तब तो रिश्तेदार आपका माना जाएगा। कड़ी से कड़ी जोड़, हाँ, वो कड़ी जोड़ के आप दिखाओगे, जब तो रिश्तेदार माना जाएगा, अदरवाइज तो कैसे माने। वो बोल रहा है या असली में है। ठीक है, तो कड़ी जोड़नी जरूरी है प्रॉपर डिटेल में। अच्छा, एज पर योर एक्सपीरियंस सर, एक बड़ा ही जेन्युइन सा सवाल है मेरा, हर कोई चल के मोहाली नहीं आता, नेड़े बने कोई कंसल्टेंट ढूंढता है कि हाँ भाई ये जानकार है, इससे अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई कर देते हैं, रिजेक्शन आ जाती है, ऐसे लोगों का स्पेयर हेड कोई हेल्प कर सकता है? मैम हाँ, डेफिनेटली प्रोफाइल रिव्यू करनी पड़ेगी, क्या पहले दिखाया, क्या बाद में लगाया। अगर पहले काफी कम इनकम लगाई होगी या गलत डॉक्यूमेंट लगाए होंगे तो मुश्किल आ जाएगी, फिर ज्यादा टाइम के लिए आपको फाइल रेडी करनी पड़ेगी अपनी एम्बेसी के हिसाब से। अगर पहले सब ठीक लगाया होगा, अच्छी इनकम हुई, कोई रीजन आपने ठीक नहीं लगाया, या आप एसेंशियल ट्रैवल नहीं लगा पाए, पर्पस ठीक से नहीं बता पाए,
कोई और प्लस माइनस था, तो उसमें डेफिनेटली जल्दी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये बड़ी प्रॉब्लम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, सोल्यूशन मिल जाता है हर चीज का। ओके। आपको आना चाहिए कैसे सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा, विजिटर वीजा की रिजेक्शन के बाद क्या सेम विजिटर वीजा या फिर स्टडी वीजा अप्लाई हो सकता है? मैम चांसेस बहुत ज्यादा घट जाते हैं, क्योंकि स्टडी एंड विजिटर वीजा दोनों इंटेंशन बेस्ड है कि आपकी इंटेंशन क्या है, कि आप सच्ची में किसी से मिलने जा रहे हो, सच्ची में घूमने जा रहे हो, जैसे टूरिस्ट वीजा की बात करें। ऐसे स्टडी वीजा है कि आप सच्ची में पढ़ने जा रहे हो, आपका मन प्राइमरी पढ़ने का ही है या कुछ और करने का है। ठीक है। तो जब आपने 2 महीने पहले विजिटर वीजा लगाया हो और आपकी रिजेक्शन हो, फिर आपको ये अब सडनली पहले घूमने का मन था, मिलने का मन था, आज मेरा एकदम से बदलाव हो गया, अब सेम कंट्री में पढ़ने का मन कर रहा है, तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज। अच्छा। एंड अगर उसके अंदर आपने प्रोफाइल आपकी ठीक से ना लगाई हो, कम ज्यादा लगाए हो, तो फिर आप अड़ भी जाते हो कि अब आप कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते, 19-20 नहीं कर सकते किसी भी चीज को। ठीक है। तो बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है उस चीज का। इमिग्रेशन इंडस्ट्री की एक हवा है, कभी वो किसी कंट्री को प्रमोट करने लग जाते हैं, आमतौर पर कंसल्टेंट है ना, और कभी किसी स्पेसिफिक एक कैटेगरी को प्रमोट करने लग जाते हैं। तो ये कैटेगरी क्या हवा समय टू समय चलती है? टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा का ही सवाल है कि इसके भी साल में 12 महीने में से कोई 1-2 महीने होते हैं जब इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आता है, बाकी महीनों में रिजल्ट हाँ नहीं मैम, जब फेस्टिव सीजन है या मैरिज सीजन है, उसके अंदर ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा। तो जैसे अगर आप बोल रहे हो कि दोस्त के पास जाना है, तो उसका बर्थडे है, उसकी वाइफ का बर्थडे, उसके बच्चे का बर्थडे है, आपका, आपकी वाइफ का है, या फिर कोई ऐसा फेस्टिवल है जो कि रिलीजन के अंदर या उस रीजन के अंदर बड़े धूमधाम से मनाते हैं, तो फिर वीजा के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो फेस्टिवल वीजा अपने दिसंबर नवंबर में ज्यादा होते हैं या मार्च अप्रैल में ज्यादा होंगे, तो उस टाइप से फिर हाँ सीजनल इस पे फर्क डेफिनेटली पड़ता है, बट इतना नहीं पड़ता कि बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ जाए। आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो किसी भी टाइम आ जाएगा, प्रोफाइल बेकार है तो सीजन में भी नहीं आएगा। 19-20 ही फर्क पड़ता है। ठीक है। ट्रेंड चलता है, चलो वीजा आ गया, वीजा आने के बाद में मोस्टली जो कंसल्टेंट सजेशन देते हैं कि वहां जाके आप इसको कन्वर्ट करा लेना, कन्वर्जन शब्द यूज होता है, हो जाता है इजीली कन्वर्ट स्टडी में या किसी और कैटेगरी में? हाँ मैम, कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कम दिक्कत आती है प्रोवाइडेड आपको सही गाइडेंस मिले। एंड कन्वर्ट के बाद पीआर भी आराम से हो जाती है। तो उसके अंदर ये होता है कि जैसे आपने जो आपकी प्रोफाइल बताई, आपने खुद को अकाउंटेंट बताया एंड वहाँ पे आपको अकाउंटेंट का ही वर्क मिल रहा है, तो 3 महीने के अंदर आपको पीआर की फाइल लग जाएगी। लेकिन अगर आपने अकाउंटेंट प्रोफाइल बनाई और आपको आगे एडमिन ऑफिस का वर्क मिल रहा है, तो क्योंकि आपके प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहा, तो आपको लगभग 1 साल तक वो जॉब करनी पड़ेगी, वही जॉब करनी पड़ेगी, फिर आपकी पीआर की फाइल लग जाएगी। फर्क ये रहता है। ठीक है। तो उसमें भी फिर देखना पड़ता है कि किस चीज का वहाँ पे वर्क परमिट मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा उसको नजर में रखते हो या आगे अपनी प्रोफाइल लगाते हो, तो उससे आपको आगे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, इजी हो जाता है आगे वर्क लेना। ठीक है। रिसेंटली कोई स्टूडेंट का वीजा या किसी क्लाइंट का वीजा आया हो, सक्सेस स्टोरी? हाँ मैम, काफी वीजा आते रहते हैं। रिसेंटली नरेंद्र नाम से एक क्लाइंट थे एंड ही वांटेड टू गो एंड मीट हिज ब्रदर। नरेंद्र की शादी नहीं हो रखी थी, तो स्क्रीन पे मैं चाहूंगा उसकी फोटो भी हम दिखाएं, तो आप देख भी रहे होंगे। तो नरेंद्र आए थे और ही वाज लाइक कि मैंने जाना है ऑस्ट्रेलिया मिलने, तो एंड मैंने उनको बोला कि आपका डायरेक्ट लगाओगे बिकॉज यू आर अराउंड 30 ईयर्स एज, तो आपको चैलेंज हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो बोले हाँ सर, मेरे 4 दोस्तों ने लगाया अलग अलग टाइम पे एंड सबका रिजेक्शन आया, मैं बड़ा पूछते पूछाते आपके पास आया हूँ। तो उनको फिर ये सोल्यूशन दिया गया कि आप ऐसा बोलो कि आपकी मम्मी को जाना है ब्रदर से मिलने, ठीक है, या सिस्टर से मिलने, हाँ सिस्टर से मिलने मम्मी को जाना है, एंड क्योंकि मम्मी की एज ज्यादा है तो आप मम्मी के साथ जाना चाहते हो। अच्छा। ताकि उनको एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत ना हो, ट्रैवलिंग में दिक्कत ना हो, वापस आने में दिक्कत ना हो, वहां पे कोई दवाई ले जानी है, डॉक्टर पे ले जाना है तो सिस्टर को दिक्कत ना हो। ठीक है। तो वो चीज हमने फिर उस चीज को अप्लाई किया रिसेंट जो आप पूछ रहे हो, एंड फिर मम्मी का एंड नरेंद्र दोनों का वीजा आ गया। उनके बाद फिर पापा उनके जॉब कर रहे थे तो वो बोले यार मेरे को भी जाना है, हाँ। फिर उनके पापा का अप्लाई किया। अच्छा। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है, यहाँ पे एक फैमिली मेंबर को पहले आप छोड़ रहे हो, 2 का अप्लाई कर रहे हो, तीसरे से मिलने जा रहे हो, चौथे से मिलने जा रहे हो, तो 2 का जब आ गया, जिसमें नरेंद्र मेन एप्लीकेंट था, अब नरेंद्र का वीजा आ गया, मम्मी का आ गया, पापा का आ गया, जरूरी नहीं अब नरेंद्र जाए या उसकी मम्मी जाए। तो उसके बाद फिर हालांकि सारे चले गए और मिला है, सारा कुछ ठीक रहा, बट अगर वो चाहते, जो स्टूडेंट है वो चाहता है तो वो अकेला भी जा सकता है, तो मम्मी पापा को ना ले जाता, एंड वहाँ पे जाके जो भी उसका मन है वो वैसे रह सकता है। अच्छा, ओके। अपना स्टेटस वहाँ पे जाके वो चेंज भी चाहता तो चेंज कर सकता है, वापस आना है वापस आ सकता है। कुछ खास बात जो हमें टूरिस्ट वीजा के टॉपिक पर डिस्कस करनी बहुत जरूरी है, जो अभी आपके माइंड में चल रही है, वो बात पे हम जरूर बात करना चाहेंगे। मैम यही है कि देखो, अगर आपको ये देखना है कि आपकी उम्र
किस वीजा के लिए सही है। अगर आपकी स्टडी वीजा के लिए उम्र बहुत अच्छी है, आप यंग हो, 12वीं की है, जस्ट ग्रेजुएशन की है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो कोई सोचे कि मैं टूरिस्ट पे चला जाता हूँ, तो वो मेरे हिसाब से गलत डिसीजन रहे। अच्छा, आप अनलेस आपका कोई रियल ब्रदर रियल सिस्टर ना हो। एक सवाल और है, इसी सवाल को हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। स्टडी वीजा का हम पैकेज बहुत सुनते हैं, सारे पैसे दो जी वीजा लगन तो बाद। अभी हम टूरिस्ट वीजा का भी पैकेज सुन रहे हैं, टूरिस्ट वीजा की भी फीसें जाती हैं कोई? मैम टूरिस्ट वीजा का टोटल खर्चा, एक आपकी मेडिकल फीस होती है लगभग 6,800, आज की डेट के हिसाब से हो सकता है आगे थोड़ी बढ़ जाए, रुपीज 6,800, एंड आपकी एम्बेसी फीस बायोमेट्रिक मिला के लगभग 14,500 के बीच में होती है। अच्छा। तो टोटल खर्चा सरकारी जो है लगभग 20,000 रुपया खर्चा होता है। अच्छा। सारा मिला के। सारा मिला के। और तो ये पैकेज 20-20 लाख का बिकता है? वो अब जो क्या बताया मैम, बिकता है जिस किसी गरीब को नहीं पता या कोई अनपढ़ है तो वो फिर उसके हिसाब से बातों में आ जाता है। एंड फिर वो 20,000 ना, तो वीजा तो बड़े मुश्किल से लगते हैं उन लोगों के, और प्रोफाइल एक बार खराब हो जाती है। प्रोफाइल आगे के लिए भी गेट बंद हो जाते हैं। अगर आपका रिजेक्शन हो जाता है, सही डॉक्यूमेंट लगे तो रिजेक्शन हो जाता है, तब भी नुकसान होएगा। उससे बड़ा नुकसान तब है जब आपने गलत डॉक्यूमेंट लगे हो, आपको पता ही नहीं क्या लगा क्या नहीं लगा, रिजेक्शन आ गया हाथ में, फिर नेक्स्ट टाइम अप्लाई करने लायक भी नहीं रहते। क्योंकि अगर आपने सिर्फ पासपोर्ट दिया, आपका वीजा किसी ने लगाया है, रिजेक्शन आ गया है, तो ज्यादातर लोग शेयर ही नहीं करते डॉक्यूमेंट कि आपके क्या लगाए थे। उनको लगता है हमारी पोल पता लग जाएगी कि क्या क्या हम कैसे कैसे मिसयूज कर रहे हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। अब वो 4 साल बाद आपका बेटे का लगाना है, या 10 साल बाद आपने किसी और का लगाना है, या खुद का लगाना है, खुद का भाई चला गया उससे मिलने जाना है, बट आपके डॉक्यूमेंट पहले जाली थे और आपको पता ही नहीं क्या लगे थे। तो जब आपका सही रीजन भी हो जाएगा, जब आपका जाना बनता भी होगा, तब भी आप नहीं जा पाओगे अगर आपने पहले शॉर्टकट ट्राई किए हैं या पैकेज वगैरह ट्राई किया है। ठीक है। इसलिए फिर इस चीज से बचना चाहिए और सही टाइम सही मौके का सही राय के साथ अप्लाई करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी नाल जुड़न ली और इस टॉपिक ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ गौर जरूर करना है। तो जेकर तुहाडा कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहता है उन्होंने यह वीडियो का लिंक शेयर करना बिल्कुल ना भुल्लियो। बाकी फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट असीं फिर तो तुहाडी कचहरी 'ਚ हाज़र होंदे रहांगे। फिलहाल इजाजत दिओ, धन्नवाद, सत श्री अकाल।